हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, A1 क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में इकोनॉमिक्स की यानी अर्थशास्त्र का फर्स्ट जो चैप्टर था उसका मतलब कि अर्थव्यवस्था से जितने भी रिलेटेड पॉइंट थे वो बता दिए थे। ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर जो कि काफ़ी लंबा है तो उसको हम अगर एक ही वीडियो में डालेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, इसलिए हम सोच रहे हैं कि छोटा छोटा क्लिप डालेंगे। यानी एक वीडियो लगभग अप्रॉक्स यानी 30 से 40 मिनट के अप्रॉक्स होगा। ठीक है ना। तो इसलिए उसको अगर पूरा वीडियो डालते हैं तो फिर आपका 2 घंटा भी जा सकता था। तो इसलिए हम छोटा छोटा क्लिप में बनाए हैं ताकि मतलब आपको परेशानी ना हो पढ़ने में। तो पहला वीडियो डाल चुके हैं, ये आपका दूसरा वीडियो है। ठीक है ना। तो उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देख लीजिए। यानी इसका सेकेंड फेज है। ठीक है ना। फर्स्ट ही चैप्टर है लेकिन फर्स्ट ही चैप्टर कौन सा फेज है, ये सेकेंड फेज है। इसमें हम लोग देखेंगे योजना आयोग को। यानी भारत में क्या कहते हैं, एक योजना आयोग चलता है जिसके अधीन क्या कहते हैं मतलब कि देश के विकास के लिए कई सारी मतलब कुछ योजनाएं बनाई जाती है ताकि मतलब देश की आर्थिक स्थिति क्या रहे, अच्छी बन सके। ठीक है। तो भारत में क्या गया था, एक योजना आयोग का गठन किया गया था। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी, बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो यहाँ के जितने भी नेता थे, उन्होंने सोचा कि अगर भारत की आर्थिक स्थिति को अगर सुधारनी होगी तो एक योजना बनाना होगा। क्या बनाना होगा, योजना। तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो उन्हीं के मतलब कि उन्हीं लोगों ने सोचा कि एक योजना आयोग तैयार किया जाए जिससे मतलब भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी से अच्छी हो सके। अब जाहिर सी बात है, उनके अंडर उनके मतलब सारा का सारा देश क्या था, उन्हीं पर आश्रित है, क्योंकि वो उसे प्रधानमंत्री बने हुए तो उनको सोचना होगा ना भारत के बारे में। तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक योजना आयोग बनाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक योजना आयोग का गठन किया, जिसका गठन कब किया गया, कब, 15 मार्च 1950 को। तो क्वेश्चन कहेगा योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो 15 मार्च 1950 को। अगला पॉइंट है इसमें कि योजना आयोग का गठन 5 वर्षों पर किया जाता है। कहेगा कि वह योजना आयोग का गठन जो है ये कितने वर्षों पर किया जाता है, कितने वर्षों पर किया जाता है, तो आपका 5 वर्षों पर। कितने वर्षों पर किया जाता है, 5 वर्षों पर। ठीक है। 3 नंबर पॉइंट है योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो क्वेश्चन कहेगा योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो कौन होता है, का PM होता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री होता है। अगला पॉइंट है योजना आयोग का कामकाज। योजना आयोग के जितने भी कामकाज होते हैं एक उपाध्यक्ष की देख रेख में होती है। कहेगा कि योजना आयोग का कामकाज किसके देख रेख में होती है, उपाध्यक्ष के देख रेख में, अध्यक्ष के देख रेख में, या फिर दोनों के देख रेख में, या फिर राष्ट्रपति की देख रेख में, इनमें से किसी के दिन। तो किसके देख रेख में किया जाता है, तो उपाध्यक्ष के देख रेख में आएगा। तो कहेगा इसमें इस योजना में कुल कितने कितने लोगों की संख्या होती है, सदस्यों की संख्या होती है, तो 8। तो कहेगा कि योजना आयोग के कामकाज के एक उपाध्यक्ष देख रेख में होता है जिनमें सदस्यों की कुल संख्या कितनी रहती है, तो 8 रहती है। कितनी रहती है, 8। एक एक पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक एक पॉइंट किताब से अच्छे तरीके से निकाल कर बनाया गया ताकि मतलब कि आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर ले। अगला कह रहा है योजना आयोग के गठन के समय। जब योजना आयोग का गठन किया गया था, कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को किया गया था। तो योजना आयोग का जब गठन किया गया था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जो बच्चे को क्या थे, बच्चे उन्हें से क्या करते थे, चाचा नेहरू कहते थे, क्योंकि इनको बच्चों से क्या था, बहुत ज़्यादा लगाव था। ठीक है। अगला आपका है पॉइंट, अगला पॉइंट है कि भारत में अभी तक 10 पंचवर्षीय योजना पूरा हो चुका है। कितना पूरा हो चुका है, 10। यानी जब उस समय कौन थे, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन थे, मनमोहन सिंह थे। यानी ये कब थे, 2007-12 में जब ये थे तो उस समय भारत का कौन सा योजना चल रहा था, ये कौन सा, 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था। यानी 10वां चल गया था। यानी आज़ादी से लेकर और ये 2012 तक भारत में कितनी योजनाएं चल चुके थे, 10वीं। ठीक है। और 11वीं चल रही थी। अभी क्या चल रही थी, 11वीं चल रही थी। 11वीं जो चल रही थी वो कब से कब थी, 2007 से 2012 तक चल रही थी। ठीक है।
अगला देखेंगे, पहली पंचयोजना की अवधि 1951 से 1956 तक रहती है। पहली जो पंचयोजना योजना रहती है उसका टाइमिंग क्या आता है, 1951 से 1956 तक रहता है, ठीक है ना, ठीक है। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है तो क्या आ जाएगा, 12वीं है तो 12 से 17 हो जाएगा, ठीक है ना। 12वीं योजना क्या हो जाएगा, 12 से 17, ठीक है। 12वीं योजना क्या हो जाएगा, 12 से 17 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह योजना क्या था, आगे बढ़ते चली जाती है। और इसी योजना आयोग का नाम बदल कर 2015 में क्या रख दिया गया, नीति आयोग रख दिया गया। कहेगा कि योजना आयोग का नाम बदल कर क्या रख दिया गया, तो नीति आयोग रख दिया गया है। तो पहली पंच योजना थी, इसका टाइमिंग क्या था, 1951 से 1956 तक था, ठीक है। दूसरा कहेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1956 से 1961 तक, क्योंकि 5 साल की योजना होती है तो 5 साल बाद पाँच साल बाद क्या योजना बदलती रहती है। कुछ योजनाएं हैं जिसको देखेंगे हम लोग। पहली पंचवर्षीय योजना का जो टाइमिंग था वो कितना था, 51 से 1956 तक था। कितना था, 1951 से 1956 तक था। दूसरी पंचवर्षीय योजना था जो क्या था, 1956 से 1961 था। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो आपका बुक में दिया वही याद करना, क्योंकि एग्जाम में आपका यही सब पूछेंगे, ऐसा नहीं कि तीसरा पूछेगा चौथा पूछेगा, जो दिया वही पूछेंगे आपके। तो पहला 1951 से 1956, दूसरा 56 से 61, सातवीं सातवीं क्या आ जाएगा, 85 से 90। 7वीं पंचयोजना कब चला, 87 से 85 से 90। 10वीं पंचयोजना जो चला वो 2002 से 2007 तक चला। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चला था। क्या 11वीं पंचवर्षीय योजना चला 2007 से 2012 तक, 2002 से 2007 तक, 1985 से 1990 तक, 1956 से 1961 तक। तो आपको अगर ये टाइमिंग याद रहेंगे तभी आपको पता रहेगा। तो इसको एक नज़र अच्छे तरीके से देख लीजिए, ताकि एग्जाम में अगर आए इससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप उसको बना सकें, ठीक है। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 के, क्वेश्चन क्या गया, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, 6 अगस्त 1952 को किया गया था। योजना आयोग का गठन कब किया था, तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया गया था, 1950 को किया गया था। उसी तरह राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया था, 6 अगस्त 1952 को किया गया था, यानी 2 साल बाद किया था। इस गठन का आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों तथा योजना आयोग के बीच तालमेल के लिए किया गया था। कहेगा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस लिए किया गया था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों तथा योजना आयोगों के बीच तालमेल को क्या करने, बनाने के लिए किया गया था। मतलब दोनों के बीच क्या रहा, राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच क्या रहा, तालमेल बना रहा है। क्योंकि अब योजना आयोग मान के चलिए, योजना आयोग और राज्य सरकार के बीच अच्छी तालमेल रहेगी तभी तो योजना क्या होगा, सफल होंगे। अगर राष्ट्रीय विकास परिषद का जो प्रधान सदस्य होता है वो मुख्यमंत्री होता है। योजना आयोग का प्रधान कौन होता है, आपका प्रधानमंत्री होता है। जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान कौन होता है, आपका मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। आगे का रहा है पॉइंट, पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का है। जो भी पंचवर्षीय योजना बनती है वो किसका काम होता है बनाने का, आपका योजना आयोग का होता है, ठीक है। लेकिन इसे अनुमोदित राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। पंचवर्षीय योजना जो है ये किसका बनाने का काम है, योजना आयोग का। लेकिन इसे अनुमोदित यानी अप्रूवल कौन देता है, राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। कौन अप्रूवल देता है, राष्ट्रीय विकास परिषद देता है, ठीक है ना। कौन देता है इसको, पंचवर्षीय योजना को अप्रूवल कौन पास करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। अगला पॉइंट देखेंगे, आर्थिक विकास की माप एवं सूचांक। आर्थिक विकास की माप एवं सूचांक देखेंगे।
आर्थिक विकास की आय और उसका सूचकांक देंगे। कह रहा है राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुएं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। या सीधा सीधा कहेंगे कि उत्पादित एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय से कुछ पॉइंट है उसको देखेंगे। कह रहा राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। कहेगा आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक किसको माना जाता है? तो राष्ट्रीय आय को माना जाता है। आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक किसको माना जाता है? राष्ट्रीय आय को माना जाता है। इसमें से आपका एक नंबर का क्वेश्चन बहुत सारा निकल सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कैसे कहलाता है? विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित देश कहलाता है। ठीक है। और जिस देश का राष्ट्रीय आय जो कम होता है वो क्या कहलाता है? अविकसित देश कहलाता है। जाहिर सी बात है, अगर जिस देश का राष्ट्रीय आय यानी अधिक होगा तो विकसित देश कहलाएगा और जिसका कम होगा वो अविकसित कहलाएगा। ठीक है। अब देखेंगे प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। क्या है? प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? तो कह रहा है राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, यानी जो देश की जो राष्ट्रीय आय होती है और जो उस देश की जो कुल संख्या होती है, कुल जनसंख्या जो होती है, उससे भाग देने पर जो भागफल जो प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है? प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। वही क्या कहलाता है? आपका प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। तो कहेगा कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वह उसका प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। आगे देखेंगे पॉइंट प्रति व्यक्ति आय से रिलेटेड। प्रति व्यक्ति आय सबसे अच्छा सूचकांक माना जाता है। सबसे अच्छा सूचकांक किसको माना जाता है? प्रति व्यक्ति आय को। अगर किसी भी देश को कि पता करना होगा कि विकसित देश है या अविकसित, तो उसके लिए क्या करना होगा? सबसे ज़्यादा जरूरी उसकी प्रति व्यक्ति आय को जानना। अगर उसकी प्रति व्यक्ति आय अगर अच्छी होगी तो उस देश क्या होगा? वह देश विकसित देश होगा। तो इसलिए सबसे अच्छा सूचकांक किसको माना गया? प्रति व्यक्ति आय को माना गया। किसको माना गया? प्रति व्यक्ति आय को माना गया। एक एक पॉइंट को आप अच्छे से नोट कीजिए और उसको रिवीजन कीजिए ताकि एग्जाम में कोई परेशानी नहीं, आपको कम समय में बहुत ज़्यादा समझने को मिल जाएंगे। अगला देखेंगे पॉइंट, प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आयु होती है। प्रति व्यक्ति आय जो है देश में रहते हुए व्यक्तियों की क्या होती है? औसत आयु होती है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। ठीक है ना? राष्ट्रीय आय बता कुल जनसंख्या, यानी राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या भाग देने में जो भागफल प्राप्त हो ये प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होगा? राष्ट्रीय आय बता कुल जनसंख्या। सबसे अच्छा सूचकांक किसको माना गया? तो प्रति व्यक्ति आय को माना गया। किसे माना गया? प्रति व्यक्ति आय को माना गया। अगला पॉइंट है इससे, विश्व बैंक की विश्व रिपोर्ट 2006 के अनुसार, विश्व बैंक की विश्व रिपोर्ट 2006 के अनुसार 2004 में जिन देशों में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे अधिक है वह विकसित देश कहलाएगा। विश्व बैंक विश्व विकास रिपोर्ट 2006 में जारी किया था कि 2004 के अनुसार जिस देश की प्रति व्यक्ति यानी किसी देश की अगर एक व्यक्ति की सालाना इनकम 4,53,000 या उससे अधिक है तो उस देश को विकसित माना जाएगा। क्या माना जाएगा? विकसित देश माना जाएगा। लेकिन उसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया जिन देशों में प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे कम है तो उसको विकासशील माना जाएगा। क्या माना जाएगा? विकासशील, यानी अभी वो प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, इसलिए उसको विकासशील मानेगा। अगर 37,000 से कम रहेगा तो उसको क्या माना जाएगा? विकासशील माना जाएगा प्रति वर्ष। और ये इसमें क्या, अगर 4,53,000 से रहेगा या इससे अधिक रहेगा तो उसको क्या माना जाएगा? विकसित माना जाएगा। क्या माना जाएगा? विकसित माना जाएगा। आगे देखेंगे इससे रिलेटेड पॉइंट, कह रहा है भारत विकासशील देश में आता है। भारत क्या विकासशील देश में आता है? इसका मतलब जो भारत का जो प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष क्या है? 37,000 से कम है, इसलिए भारत क्या है? विकासशील देश माना जाता है। तो कह रहा है भारत विकासशील देश में आता है क्योंकि भारत का जो प्रति व्यक्ति आय वो 28,000 प्रति वर्ष ही है। देखिए भारत का जो प्रति व्यक्ति आय क्या है? मात्र 28,000 रुपये है। ठीक है, प्रति वर्ष। भारत में बिहार के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है।
कहेगा कि भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम देखने को मिलता है, तो सबसे कम बिहार में। सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है, तो गोवा में देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय गोवा में। तो क्वेश्चन एकदम पूछेगा सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय भारत के किस राज्य में देखने को मिलता है, तो गोवा में। सबसे कम तो पटना बिहार में। कहाँ, बिहार में। 2002 और 2003 के प्रति व्यक्ति आय देखिए कुछ है। पंजाब का था उस समय 26,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय था। केरल का था 22,800 रुपये था। और बिहार का मात्र कितना था, 5700 रुपये प्रति व्यक्ति आय था। इसलिए सोच लीजिए कि बिहार कितना पीछे है। यहाँ की प्रति व्यक्ति या सोच लीजिए कितना, 5700, मात्र कितना, 5700 रुपये। इससे क्या होगा, कुछ होगा। इसलिए बिहार क्या है, प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे है। आप देखेंगे माप विकास सूचकांक, क्या देखेंगे, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स, ठीक है। कह रहा है माप विकास सूचकांक, ये क्या होता है। तो जो माप विकास सूचकांक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, यह सूचकांक राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा महबूब उल हक के निर्देश में तैयार की गई। कहेगा कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा महबूब उल हक के निर्देश में तैयार की गई। तो माप विकास सूचकांक को कहेगा माप विकास सूचकांक को किसके निर्देश पर तैयार की गई थी, तो महबूब उल हक के निर्देश पर तैयार की गई थी। किसको, तो माप विकास सूचकांक को। एक क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला कह रहा है UNDP के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी होता है। UNDP कहेगा मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी होता है, तो किसके द्वारा जारी होता है, UNDP। क्वेश्चन में पूछिए, क्वेश्चन कहेगा कि मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है, तो कौन करता है, UNDP। कौन करता है, UNDP करता है। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, UNDP करता है, ठीक है। आगे देखेंगे, इससे रिलेटेड पॉइंट कुछ है। एक एक पॉइंट का ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है ना। इसलिए एक अच्छे से वीडियो को देखिए और कॉपी में नोट करते चलिए। ऐसा नहीं कि केवल वीडियो को देखिए, आप नोट कीजिए ताकि आपको मतलब कि याद करने में कोई दिक्कत ना हो। इससे रिलेटेड अगला पॉइंट देखेंगे, मानव विकास रिपोर्ट शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय पर बनता है। मानव विकास जो रिपोर्ट है ये किस किस स्तर पर बनता है, शैक्षिक स्तर पर, स्वास्थ्य स्थिति पर बनता है और प्रति व्यक्ति आय पर बनता है, ठीक है। अगला पॉइंट इससे रिलेटेड है कि मानव विकास सूचकांक के 3 सूचक होते हैं। मानव विकास के कितने सूचक होते हैं, 3 होते हैं। जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर। तो कहेगा मानव विकास का सूचकांक कितने सूचक होते हैं, तो आपका 3 सूचक होते हैं। कितने सूचक होते हैं, 3 सूचक होते हैं। मानव विकास सूचक बराबर होता है जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति प्लस जीवन स्तर, ठीक है ना। इन तीनों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है मानव विकास सूचकांक में। इसलिए अगला पॉइंट देखेंगे, HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तीनों सूचकांकों का औसत होता है। सभी देशों में HDI दर 0 से 1 होती है। कहेगा कि सभी देशों में HDI होती है 1 से 0, 1 से 2, 2 से 3, 0 से 1 तक। कितना होता है, 0 से 1 होता है। अगला अगर HDI का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 2004 मानव विकास रिपोर्ट, अब देखेंगे 2004 का मानव विकास रिपोर्ट देखेंगे उसके अनुसार क्या कह रहा है। 2004 के मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है ना, के अनुसार देखेंगे कि 1 नंबर पे कौन सा आता है ना, भारत का रैंक कौन सा है। तो जो नॉर्वे जो है उसका HDI जो था वो कितना था, 0.965, यानी कि 1 नंबर पे था। 2004 के मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 1 नंबर पे कौन सा देश था, नॉर्वे था। और जबकि भारत की स्थिति कितनी थी, 126 थी। कितना नंबर पे था भारत,
126 नंबर। और वही भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका सिर्फ और सिर्फ कितना नंबर पर है, 193। यानी भारत से क्या एक अच्छे स्थिति में है। लेकिन अभी भारत की स्थिति क्या है, मतलब कि अब अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा है, यानी एसडीआई क्रम क्या होगा, भारत का अब घटते जा रहा है, यानी अब अच्छे प्रोसेस में आ रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कितना है, 3 है। कहेगा कि भारत का एसडीआई क्रम कितना है 2004 के अनुसार, तो कितना है 126 है। मूल्य कितना है, तो 0.6111। एक नंबर पे कौन है, तो नार्वे है। नार्वे भी क्या है, नार्वे स्वीडन फिनलैंड, ये किस कॉन्टिनेंट में आते हैं, नार्वे आपका यूरोप में आता है। किस में आता है, यूरोप में आते हैं। किस में आता है, यूरोप में आता है। ऑस्ट्रेलिया किस में आता है, ओशनिया में आता है। किस में आता है, ओशनिया में। श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, चीन, बांग्लादेश, ये सभी किस में आते हैं, एशिया में आते हैं। किस में आते हैं, एशिया में आते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, इसी से रिलेटेड कह रहा है 2006 में 177 देशों की एसडीआई गणना की गई। 2006 में कितने देशों की एसडीआई गणना की गई थी, 177 देशों की गणना की गई थी। भारत का क्रम 126 जबकि नॉर्वे का प्रथम था। अभी बताएं ऊपर ऐ कर रहा है, भारत का जीडीआई क्रमशः 2000 में 105, 2004 में 96 था। भारत का जो जीडीआई जो था वो क्या था, 2000 में 105 था और 2004 में घट कर कितना आ गया, 96 आ गया। ठीक है, तो कहेगा भारत का जीडीआई 2000 में कितना था, 105 था, 2004 में कितना था, तो 96 क्रम था। अब देखेंगे राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। पहला पॉइंट इसे कह रहा है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट 23 अप्रैल 2002 को योजना आयोग के द्वारा जारी की गई थी। ठीक है ना, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब की गई थी जारी, 23 अप्रैल 2002 में योजना आयोग के द्वारा जारी की गई थी। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने के समय प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। 2002 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, इन्होंने ही कहा था जय जवान जय किसान जय विज्ञान बोला था। अगला देखेंगे, योजना आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे, केसी पंत थे। योजना आयोग उस समय जब ये बनाया गया था मानव विकास रिपोर्ट, उस समय तत्कालीन योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी पंत थे। कौन थे, केसी पंत। इससे रिलेटेड आगे पॉइंट देखेंगे, आगे पॉइंट कर रहा है, केसी पंत का कहना था कि राज्यों के लिए योजना आकार तय करते समय इसे आधार बनाया जा सकता है। केसी पंत का कहना था कि राज्यों के लिए योजना आकार तय करते समय इसे आधार बनाया जा सकता है। ठीक है, किसका कहना था, केसी पंत का। कल पहली NHDR 1981, 1990, 2001 के राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के HDI मूल्य का अनुमान लगाया गया। पहले NHDR में किस 1981, 1991, 2001 के राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की HDI मूल्य का अनुमान लगाया गया। ठीक है ना, तो कहेगा पहली NHDR के अंतर्गत कब की HDI मूल्य का अनुमान लगेगा, तो 1981, 1991, 2001। ठीक है ना, अगला लास्ट पॉइंट है इससे रिलेटेड, इस रिपोर्ट में विकास क्रम प्रथम स्थान पर केरल है, जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान तथा यूपी का रैंक सबसे नीचे है। कहेगा इस रिपोर्ट में सबसे प्रथम स्थान पर किस राज्य का है, तो केरल है, बाकी सभी क्या है, इससे नीचे है रैंक में। ठीक है ना, तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि ये वीडियो में क्या सब मतलब काफ़ी शॉर्ट वीडियो बनाया गया ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सके और आपको अच्छे से पढ़ना होगा। कोई भी चीज़ को क्या रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या होता है, रिवीजन अच्छे से अगर कीजिएगा तो आपको क्या करेगा, फ़ायदा करेगा। ठीक है ना, क्योंकि ब्रूस ली का कहना था कि कोई भी चीज़ को क्या बार बार प्रैक्टिस करने पे क्या होता है, वो उसका के लिए क्या होता है, सबसे बड़ा हथियार हो जाता है। इसलिए आपको रिवीजन करना है। ठीक है ना, इसी तरह वीडियो से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।